हेलो वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास सेगमेंट्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर या लैक्टेट के अंदर विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस बॉडी के तमाम सेलों के अंदर होता है और वो एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस को करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोलिक पाथवे है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की बगैर मौजूदगी में भी हो जाता है, उसको हम कहते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। उसमें क्या होता है, पायरुवेट हमारे पास कन्वर्ट होता है लैक्टेट, यानी पायरुवेट की जगह पे हमें एंड प्रोडक्ट लैक्टेट मिलता है, या कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इसमें हमारे पास पायरुवेट बनता है। बस हमारे पास पाथवे सेम रहते हैं, रिएक्शन सेम रहते हैं, अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट का हमारे पास फ़र्क आता है एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में, और एनर्जी का भी फ़र्क आता है। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ये मेजर पाथवे होता है एटीपी की जनरेशन के लिए उन टिश्यूज़ के अंदर जिन टिश्यूज़ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, या कि हम कॉर्निया की बात करें, या लेंस की बात करें, तो उनमें हमारे पास वो ग्लाइकोलाइसिस को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। तो अब हम आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के ऊपर। हमारे पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की हमारे पास होती है फास्फोराइलेशन। उसमें हमारे पास एटीपी में से एक फॉस्फेट ऐड होता है, यानी एक एटीपी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है और यहाँ पे एक फॉस्फेट इस्तेमाल ऐड हुआ है, फास्फोराइलेशन हुई है, और यहाँ पे हमारे पास बना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल हुए हैं वो हेक्सोकाइनेज या कि ग्लूकोकाइनेज इस्तेमाल होते हैं, जिनकी हम बात बहुत पहले कर चुके हैं। उसके बाद जनाब क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की होती है आइसोमराइजेशन। ग्लूकोज हमारे पास कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज के अंदर और हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होता है वो हेक्सोस आइसोमरेज होता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसके बाद हमारे पास कन्वर्ट होता है हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम की मौजूदगी में। इसको हम कहते हैं PK1, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम। और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक और फास्फेट का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है, यानी कि एक और फास्फोराइलेशन होती है और ये हमारे पास बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब यहाँ पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। हमारे पास फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की तरह एक और एंजाइम होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। हमारे पास जब हमने खाना खाया होता है या हमारे पास एनर्जी या हमारे पास ग्लूकोज बहुत सारा मौजूद होता है, तो ये एंजाइम एक्टिवेट होता है इंसुलिन की मदद से। और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। और ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या करता है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब अगर जाहिर सी बात है इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस बहुत तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा एटीपी और सिट्रेट, जब हमारे पास टीसी साइकिल ज़्यादा हो रही हो, हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, तो हमारे पास हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ग्लाइकोलाइसिस की ज़रूरत नहीं होती। तो एटीपी और सिट्रेट जो है वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को कम करते हैं, इसको रोकते हैं ताकि ग्लाइकोलाइसिस बंद हो जाए। अब इस बात को मैंने इस डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब आपने बहुत सारा खाना खाया है, आपकी बॉडी में बहुत सारा आपके लीवर में ग्लूकोज आया है, तो आप के लीवर में इंसुलिन रिलीज़ हुई है। इंसुलिन ने क्या किया है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को बढ़ा दिया है, और इसने क्या किया है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को बढ़ाया है, तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास बढ़ गया है और हमारे पास स्केलेटल मसल सेल्स ने ग्लूकोज को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। तो इस बात को मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। इसके अलावा एक और सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये तो हमारे पास फेड स्टेट में हो गया। अगर आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट के अंदर है और आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत कम मौजूद है या मौजूद ही नहीं है ग्लूकोज, तो हमारे पास एंजाइम होता है ग्लूकागॉन, वो रिलीज़ होता है। ये एंजाइम क्या करता है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को कम करता है। जब हमारे पास फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कम हो जाएगा तो ये एंजाइम वैसे स्टॉप करता होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को, इस एंजाइम को स्टॉप करता होता है, और इस एंजाइम ने कन्वर्ट करना होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, यानी कि इसने ग्लाइकोनियोजेनेसिस करवानी होती है। अब अगर ये नहीं होगा तो ये एंजाइम बढ़ जाएगा और ग्लाइकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगी और हमारे पास बॉडी डिफरेंट सोर्सेज से ग्लूकोज को बनाना शुरू कर देगी। तो ये दो सिनेरियोज आपको मैंने बता दिए। अब हम आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर वापस। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमारे पास क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्डोलेज into 2 fragments of 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये 6 कार्बन वाला होता है और ये 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनते हैं। इसमें एक होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो आगे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाता है,
ये वाला मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस में नहीं जा सकता, तो ये इंटर कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम होता है वो हमारे पास एंजाइम होता है, इसको एंजाइम को हम कहते हैं फास्फोट्रायोस आइसोमरेस। इन एंजाइम्स की बात हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। इसके बाद जो रिएक्शन है वो 2 बार होता है फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्यों हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव करवाया है और यहाँ पे एक NADS भी बनता है। तो हमारे पास ये बन जाता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब आप पूछेंगे यहाँ पे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फेट था 3rd नंबर पे, यहाँ पे 1st नंबर पे फॉस्फेट कहाँ से आया है? तो यहाँ पर जो 1st नंबर पे फॉस्फेट लगा है, ये फॉस्फेट आया है साइटोप्लाज्म में से, ये ATP में से नहीं आया। तो ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना। इसके बाद जनाब क्या होता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है जो कि 1st नंबर वाला है। 1st नंबर वाला फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है और हमारे पास ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ पे हमारे पास एक ATP बनती है। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो हमारे पास होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। जहाँ भी ATP रिलीज हो वहाँ पे एंजाइम हमेशा काइनेज होते हैं। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताते चलूँ, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में BPG म्यूटेज के ज़रिए। और ये वाला मॉलिक्यूल क्या करवाता है, हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल अनलोडिंग करवाता है ऑक्सीजन की, और ये हेमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम कर देता है फॉर द ऑक्सीजन। सो हमारे टिश्यूज़ में क्या होती है, ऑक्सीजन जल्दी रिलीज होती है RBC में से, और ये तब बनता है जब हम किसी हाइपोक्सिक कंडीशन में हो, जब हम माउंटेन्स में हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम मौजूद हो, तो ऑक्सीजन की लोडिंग में मुश्किलात हो रही हो, तो ये बनता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, फिर RBC में एक ATP नहीं बनती है, क्योंकि ये वाला स्टेप हम खा जाते हैं ना, ये वाला स्टेप नहीं होता वहाँ पे, तो एक ATP हमारे पास नहीं बनती और ये वाला मॉलिक्यूल बनता है। तो इस बात को मैंने यहाँ भी लिखा था, ये वाला 2,3-BPG क्या करता है, हमारे पास हेमोग्लोबिन में एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कम कर देता है ताकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर रिलीज़ हो जाए। तो ये RBC में होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट पे, यानी 3rd नंबर पे जो फॉस्फेट लगा हुआ था वो फॉस्फेट अब 2nd नंबर पे आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम होता है वो एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और एंजाइम्स की बात हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास जो है वो फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज। यहाँ पे इनोलेज एंजाइम होता है। उसके बाद हमारे पास जनाब ये होता है कि फास्फोइनोल पायरुवेट हमारे पास कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज, और यहाँ पे एक और ATP हमारे पास बनती है। और आपको यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ कि हमारे पास पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी आमतौर पर RBCs के अंदर देखी जाती है। डिफेक्टिव अगर पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो तो हमारे पास क्या होता है, RBCs का हेमोलाइसिस होना शुरू हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, उनको ATP नहीं मिलती है। तो आमतौर पर ये डेफिशिएंसी हमारे पास पायरुवेट काइनेज की RBCs के अंदर होती है। उसके बाद डिपेंड करता है हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर तो हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट के अंदर, और अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये पायरुवेट हमारे पास एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा और ये TC साइकिल में चला जाएगा, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन और ATP जनरेशन के बारे में।